खत्म हो गया ना भाई, अभी तो थोड़ा सा की बाकी है, आजकल में हो जाएगा, हो गया, लास्ट ही तो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बस लास्ट है आपका। क्यों पसंद नहीं आ रहा है क्या लेसन, बहुत इरिटेट कर रहा है लेसन? अच्छा अच्छा, इसीलिए एक्साइटेड हो गया। ओके ओके, चलो ओके, आ जाओ स्टार्ट करते हैं 11th का इकोनॉमिक्स। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसमें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हमने क्या देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो प्रोडक्शन से रिलेट करेगी, या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करेगी, या किससे रिलेट करेगी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ओके, उसके बाद हमने देखा था प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के बारे में हमने लैंड के बारे में देखा था। कौन सा फैक्टर है लैंड? नेचुरल फैक्टर है। ओके, और लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस और सरफेस से। ओके, ये हमने लैंड में देखा था। उसके बाद अगर बात करते हैं लेबर की, तो लेबर हमारा कौन सा फैक्टर है? ह्यूमन फैक्टर है। जो भी फिजिकल या मेंटल वर्क हम कर रहे हैं, जो आपका प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वो आपका किस में आएगा? लेबर में आएगा। ओके, और उसे क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। यहाँ पे हम सारा टर्म सैलरी वेजेस सब इंक्लूड करके क्या बोल रहे हैं? वेजेस। ओके, मतलब जो भी पैसा उसको दे रहे हैं वो हम वेजेस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल नेचुरल फैक्टर है क्या? ह्यूमन मेड। कैपिटल क्या है? प्रोड्यूस्ड ह्यूमन मेड फैक्टर है। ओके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में हम उसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपका मैन मेड फैक्टर है, जो आपको हेल्प करता है प्रोडक्शन के लिए। ओके, जैसे आप जो भी मशीन लगा रहे हो, जो भी आपका टेक्नोलॉजी है, जो भी फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, जो ह्यूमन ने बनाया है, वो आपका किस में रिलेट होगा? कैपिटल में। उसके बाद लास्ट पर्सन की हमने बात की थी, वो कौन है? एंटरप्रेन्योर है, जो रियल किंग है, बोल दो बिजनेस का रियल कैप्टन है, जो सारे फैक्टर को एक्यूमुलेट करके क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ओके, सो मेन उस पूरा मतलब जितने भी डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, वो कौन लेने वाला है? एंटरप्रेन्योर। ओके, सो वो आपका स्पेशल, अब हम उसको लेबर बोलेंगे क्या? क्या उसका भी काम लेबर का है क्या? ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर। ओके, मतलब बात तो है, तो वो भी ह्यूमन, वो भी या तो फिजिकल वर्क कर रहा है या मेंटल वर्क कर रहा है। अगर कोई बिजनेस प्लान है तो वो ऑब्वियसली उसके दिमाग का ही होगा ना, मेंटल उसका वर्क है। लेकिन ही इज द स्पेशल काइंड ऑफ, जो पूरा क्या कर रहा है? रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करके, जिसका प्लान है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और लास्ट में इन सबको फैक्टर्स को देने के बाद जो भी आपका पैसा बचता है, वो प्रॉफिट किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। यहाँ तक क्लियर है क्या? पक्का? चलो, उसके बाद अगर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? हमने जो पूरा प्रॉफिट कमाया है, मैं ये कल बता रही थी आपको, हमने जो ये पूरा प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट में से हमें कितना लैंड को देना है, कितना एज अ वेजेस देना है, और कितना कितना हमें थर्ड वाला जो इंटरेस्ट है, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो वो सारा देने के बाद लास्ट का जो प्रॉफिट बचेगा, वो किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। ओके, तो हम क्या क्या देते हैं? सो बेसिकली अगर बात करें डिवीजन की, तो हम जितने भी यहाँ पे जो आपका रिवॉर्ड है ना, मतलब हम उनको पे ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज हमने वो सारे सोर्सेस का, रिसोर्सेज का यूज किया है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज में आपका क्या आएगा? गिव एंड टेक। मतलब या तो हम, अब जरूरी है क्या एक्सचेंज में सिर्फ आप सेल और परचेज कर सकते हो? नहीं, आप किसी से कुछ ले सकते हो, उसके बदले में सामने वाले को कुछ दे रहे हैं। ओके, सो एक्सचेंज में आपका सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा भी जो वेरियस यूनिट है इकोनॉमी की, जैसे प्रोडक्शन में हो गया। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी से कुछ सामान ले रहे हैं, उसके बदले उसको कुछ सामान दे रहे हैं, सो वो आपका गिव एंड टेक। तो आपका एक्सचेंज में गिव एंड टेक, सेल और परचेज, और जितना भी आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, वो किस में आएगा? एक्सचेंज में आएगा। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा एक्सचेंज का, जो कि हम सेल परचेज कर रहे हैं, जो एक्सचेंज हमारा कहाँ होता है? मार्केट में होता है। कोई भी सामान खरीदते हैं, कहाँ खरीदते हैं? मार्केट से खरीदते हैं। और कंजम्पशन क्या होगा बताओ तो? व्हाट इज कंजम्पशन? जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी हुई है, हम उसका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ओके, और यूज किस लिए कर रहे हैं? क्या हम वो सारी गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं क्या जो हमारे बिल्कुल मतलब की नहीं है? नहीं, जो हमारे नीड है, जो हमारी वांट्स है। तो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं? हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ओके, तो कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे?
4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड द मेनोन। ओके, और उसके बाद अगर बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के बाद क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्सचेंज और लास्ट में कंजम्पशन। कंजम्पशन। ओके, चलो आगे का करते हैं। ये आप लोगों का नोट डाउन हो गया है क्या? कहाँ तक हुआ है? प्रोडक्शन वाला बाकी है क्या? चलो पहले नोट कर लो, फिर आगे का करते हैं। कॉलेज से मिलेंगी क्या? क्या? टेक्स्ट बुक कॉलेज से नहीं मिलेगी आपको। आपको जहाँ तक परचेज करना होगा, वो भी अभी आप लोग बात कर रहे थे ना, बीच में आई नहीं है करके शॉप में। आ गई है क्या? आ गई है एबीसी इसमें है एबीसी चौक में ना? हाँ मैंने तो बोला था, वो दगड़ू शेठ। ये बाकी है। ऑनलाइन भी भेजा थी शायद डिलीवरी चार्ज नहीं का वही क्या वो डिलीवरी चार्ज ज़्यादा नहीं का वही अमेज़न है क्या अमेज़न में है क्या? हाँ पर महंगा है और डिलीवरी चार्ज पर बुक की वो 100 रुपये लेगा। बाप रे, उतनी उतनी उतने उतने में तो सोहम चले जाएगा, लेके आ जाएगा, बचे हुए पैसों से कुछ कुछ खा के भी आ जाएगा। 100 रुपये तो बहुत ज्यादा ही है। अमेज़न है हाँ ना, फ्लिपकार्ट वाला तो भी अच्छा है, कम से कम कई कुछ कुछ में वो फ्री देता है। सेलर हेल्प शीट करता है ना तो फिर वो डाल देता है। हो गया क्या गायत्री? हो गया है पूरा? बाकी है क्या आपका? हाँ, प्रोडक्शन में हो? अच्छा यहाँ, हाँ फिर ठीक है। ठीक है, वो लाइन पे हाँ बोलो। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इज अच्छा ये आर दिख रहा है क्या? आर हाँ नहीं आर रहना चाहिए। ये आर एक सेकंड में करेक्ट कर देती हूँ। ये पेन को क्या हो गया है? यार ये पेन भी मैं टाइम पे, लो चलो आप लिख लो, फिर मैं करेक्ट कर देती हूँ बाद में। आपको हाइलाइटेड पॉइंट लिखते हो क्या? तभी तो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में या जब भी आप नोट्स रिवाइज करो तो आपको पूरी बुक ना पढ़ना पड़े, इसीलिए। और जो डेली स्टडी करेंगे वो जो आप नोट्स प्रोवाइड करोगे उससे ना उससे कर सकते हो या आप इससे भी कर सकते हो। अभी आपको ये करोगे जो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज कैसे, अगर पूरा मैंने, अगर मैं इसीलिए ना, मेरा नोट्स बनाने का बेसिकली स्टाइल क्या है कि जैसे मैंने लिखा लैंड नेचुरल फैक्टर, तो मैं पूरा सेंटेंस में कन्वर्ट करके नहीं लिखती हूँ। मेन नेचुरल फैक्टर है
तो जैसे ही आप नेचुरल फैक्टर नहीं तो पढ़ोगे तो लर्न करोगे तो कैसे लैंड इज, तो आप सेम सेंटेंस रिवाइज करोगे। फिर एग्जाम में क्या होता है, हम सेंटेंस भूल जाते हैं, तो उसके कारण पूरा पॉइंट ही भूल जाते हैं। और अगर पॉइंट लर्न रहेगा ना तो उससे आप खुद अपने ओन सेंटेंस बना सकते हो। इसीलिए मैं 12th वालों को भी यही बोलती हूँ। उन लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन जैसे आप लोगों का मतलब अभी कॉमर्स का जो स्टार्ट हुआ है, तो बेसिकली अब आपका लिखने का स्टाइल ये होना चाहिए कि आप कोई भी पॉइंट मेंशन कर रहे हो और उसके बारे में 2 लाइन आप लिख रहे हो। जैसे अगर मैं पूछ रही हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या क्या है, तो आप पॉइंट्स लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर वो 5 नंबर के लिए तो 5 पॉइंट्स लिखोगे और उसको हर लाइन को, हर टॉपिक को, पॉइंट्स को 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ वो पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना या जो भी आप लोग लर्न करते हो वो तो ज़्यादा हार्ड है ना। लिखोगे इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द, लेकिन सिर्फ अगर ये याद है कि इंडिविजुअल यूनिट, तो एग्जाम में अपने ओन सेंटेंस बना सकते हो ना, वरना फिर आप इंडिविजुअल यूनिट तो भूल ही जाओगे और साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो तो ऐसे ही याद नहीं रहता है। इसीलिए पॉइंट्स हमेशा आपके हेल्पफुल रहते हैं। हाँ, की पॉइंट्स के ही मार्क्स रहते हैं ना आपको। सेंटेंस आप ओन सेंटेंस हमेशा बना सकते हो और यही सबसे बेस्ट तरीका है। किसी का सेंटेंस हमें कॉपी नहीं करना है कि उसने क्या सेंटेंस लिखा है, वो की पॉइंट से आप अपना ओन सेंटेंस बना सकते हो। हाँ बोलो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का 12th में सेपरेट चैप्टर है ना? हाँ, सेपरेट चैप्टर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब फर्स्ट पार्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और फिर सेकंड वो वाला है यूटिलिटी वाला। हाँ, क्योंकि मैं वो ऑनलाइन पीडीएफ में वो देखा था। हाँ क्या, ओके ओके। चलो, आप लोग को जानना है क्या, तो मैं यहीं पीडीएफ बता दूंगी आप लोगों को। सैटरडे को मैं जा रहा हूँ वो बुक्स लाने, तब मतलब सैटरडे को ही जा रहा हूँ एबीसी चौक में बुक्स लाने, तो हाँ। उसके बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हाँ हाँ, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है ना, दोनों साथ में चले जाओ। से बहुत दूर है। उधर इतनी भीड़ भी रहती है ना। हाँ भीड़ रहती है उधर बहुत। एक्चुअली मैं उधर ही रहता कहाँ, उस डब्ल्यू सेट साइड क्या, हूँ। एबीसी, ओके शुक्रवार पे ओके ओके। क्लास से उधर ही टीचर रहता हूँ। उधर हाँ। रहता था। अच्छा अच्छा, तो लाइक 6 तक उधर ही, ओके ओके फिर यहाँ पर आ जाएगा। ओके। बालवाड़ी अच्छी जगह, कॉन्सर्ट भी बहुत होते हैं। हाँ क्या, मेरा कभी उधर जाने का काम नहीं पड़ा है, बालेवाड़ी साइड जाने का। स्टेडियम भी बहुत बड़ा है बालवाड़ी का। मेरा ना बालेवाड़ी में अभी तक कुछ ऐसे मतलब जैसे मेरा ऑन साइड जाना, मतलब ठीक है ऑन साइड चक्कर हो जाता है, बानेर साइड, कोथरूड साइड और उधर का एरिया तिलक रोड, वो बालेवाड़ी साइड अभी तक स्पेसिफिक ऐसे कुछ काम नहीं पड़ा है, तो मुझे मतलब गई भी होगी लेकिन इतना आइडिया नहीं है उधर के रूट का वगैरह। वो हाई स्ट्रीट है। हाँ क्या, हाई स्ट्रीट, हाँ ओके। बहुत फेमस। हाँ, वो तो उधर तो गर्दी हाँ ये, हाँ ओके। हर एक शॉप में गर्दी। चलो फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल फैक्टर लैंड वाला। चलो ह्यूमन मेड, देखो अब ये पढ़ने में कितना इजी लगता है, वही अगर कंपेयर टू, फिर भी आपका ये टेक्स्ट बुक में तो आपका बहुत इजी लैंग्वेज दिया है कंपेयर टू अगर सीबीएसई और दूसरे इसके बात करें। सीबीएसई तो टेक्स्ट बुक से आता ही नहीं है, बहुत मतलब कम आता है। है ना? एमसीक्यू के लिए पूछेंगे ओके, या फिर 1 मार्कर। अच्छा अच्छा, यानी एक लाइन में इसका व्हाट टर्म हाँ का हाँ, ये लिखो, ओके ओके, टर्म को क्या कहते हैं वैसे। ये किसने बताया था ये डेफिनेशन? हाँ बस ओके ओके। बाकी सब ऐसे अप्लाइड ही आता है मतलब। हाँ मतलब जो आपने पढ़ा है उससे अप्लाइड वो हाँ, आपको वही। क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एचएससी का पता नहीं उसमें भी आते होंगे क्या? नहीं नहीं आते, जो टेक्स्ट बुक में है वो आते हैं। अब टेक्स्ट बुक में आपके अप्लाइड है और अप्लाइड अभी आपके क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे, तो वो सारे उसी में से आते हैं।
इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी बेस्ड है क्या? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल भी है इकोनो। प्रैक्टिकल मतलब ये वो वाला प्रैक्टिकल नहीं है जो आपका मतलब साइंस में वगैरह रहता है। यहाँ प्रैक्टिकल मतलब आपकी मैथमेटिकल्स इक्वेशन होगी, लॉ रहते हैं जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। वो एक चैप्टर है ना शायद से 11th में, ये वो इंडेक्स नंबर ना, नहीं नहीं, हाँ तो वो कैलकुलेशन वाला एक चैप्टर हाँ है, इंडेक्स नंबर बोल रहे हो। हाँ वो वाला। तो वही प्रैक्टिकल मीन्स वो नहीं जो हम ऐसे टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल जो आपके मैथ से रिलेट होंगे, जिसको आप सम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब वो जो आपकी इकोनॉमिक्स टर्म है वो उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशंस में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, फिर उसमें से हम क्वेश्चंस डिराइव करते उसमें हैं। से सम्स आएंगे क्या? हाँ Solve ऑब्वियसली करने आते हैं उस ना, चैप्टर में से। है ना। सम का ऐसा एग्जांपल देखो। अरे वो summation देखना है वाला क्या? Summation। हाँ चलो लिख लो फिर वो बताती हूँ। वो वाला है। फिर ओसीएम का कैसा है? पूरा थ्योरी बेस्ड। ओसीएम आपका थ्योरी बेस्ड है, हाँ, और theory प्लस मैनेजमेंट या आपका बोलना चाहिए जो आपका रियल वर्ल्ड में जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, जैसे अगर आप जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो वो कैसे काम करता है। हमें ऐसे लगता है कि ठीक है अच्छा ये है, ये डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो जितना आप उसके डीप में जाओगे वो बहुत कि कौन कौन से लेवल के में मैनेजमेंट होता है, वो सारा चीज़ है ओसीएम में। अगर आप लेटर्स लिखोगे, फॉर्मल लेटर, जैसे आप अभी तो मेल कर, लेकिन अभी भी लेटर्स लिखते हैं, तो फॉर्मल मेल कैसे ड्राफ्ट करना है, लेटर्स कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हैं। और एसपी में आपका कंपनी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड ज़्यादा है। एसवी का तो काम है। अच्छा एसपी नहीं है ना, ओके। हाँ वही है। मैथ्स में भी ऐसे ही टाइप ऑफ काम है, रोस्टर फिर डबल रोस्टर वैसे। मैं पढ़कर ही थोड़ा ये हुआ ऐसे कैसे रोस्टर मैटर था ना 9th में था ना। वो इस सारे लेक्चर तो मतलब लगेज का कैसे लिखने का रोस्टर है सेट बिल्डर मैटर। हाँ सेट रीडर नहीं सेट बिल्डर का नाम है। हाँ क्या तो 9th का इजी भी है वो। हमें नहीं मुझे याद ही नहीं जिसको है मैथ वैसे। पसंद नहीं आता वो एसपी लेते ना सब। नहीं मोस्टली मैथ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अब किसी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट मेन एसपी है तो वो एसपी चूज करेगा ना। मेरा इंटरेस्ट भी एसपी में था, पर मैथ्स ले लिया मैंने क्योंकि वो बेनिफिट हो सकता है आगे सीए वगैरह करना है तो। रिसर्च वाला भी था ये मुझे बहुत पसंद आया। कितने मिले थे 10th में मैथ्स में? 99। अरे इतने नहीं फिर 83 थे कम थे उस हिसाब से एवरेज 83 मुझे लगा बहुत पसंद आता तो वो जानी मेरा एक दोस्त है उसको 100 मिला मिलते हैं लोग। वही हाँ साइंस में भी उसे 100 मिला और एसएससी में 90 में टॉपर है डिस्ट्रिक्ट टॉपर को मिलते हैं। हाँ उनका तो Scroll करो। बोर्ड पे एक हाँ जस्ट अ सेकंड। हाँ मेरे एक दोस्त मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर है अमरावती का, उसको 99 पॉइंट कुछ तो 60 उधर मिले। उसका आपने क्या तो पूरा क्या मालूम। ठीक है, कैपिटल हो गया है, आपका नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ। अरे 100 में से 100। ठीक है, हाँ जूम करूँ, दिख रहा है बराबर। आज 12 तारीख है ना।
प्रोड्यूस मतलब मैम जो आगे का प्रोडक्शन रहता है उसको बोलते हैं क्या बोल रहे हो? प्रोड्यूस मतलब जो आगे का प्रोडक्शन रहता है प्रोड्यूस मीन्स जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, प्रोड्यूस्ड ईडी लग रहा है ना, मतलब जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो चुका है। नहीं फिर आपने लिखा ना तो प्रोड्यूस मींस फॉर फर्दर प्रोडक्शन फर्दर मतलब फर्दर प्रोडक्शन मीन्स आगे जो प्रोडक्शन होने वाला है। ओके, प्रोड्यूस मीन्स मतलब जिसको हमने प्रोड्यूस किया। यहाँ पे मीन्स का वर्ड क्या होगा, ये आपका रिलेट करेगा, एक सेकेंड। मतलब कैपिटल होती है। हाँ, ये आपका रिलेट करेगा रिसोर्सेज से। तो मींस मतलब रिसोर्सेज हमने वो नहीं पढ़ा था, लियोन एंड रॉबिन्स के डेफिनेशन। उन्होंने बॉन्ड्स को क्या बताया था, याद करो। नीड्स बॉन्ड के लिए क्या वर्ड था उनका, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं, एक और वर्ड था, अलग था देखो नीड। देखो क्या लिखा है आप लोगों ने। एंड्स और रिसोर्सेज के लिए, बॉडी रिसोर्सेज के लिए क्या वर्ड है, मीन्स। वो यहाँ पे कि प्रोड्यूस, जिसको प्रोड्यूस किया है और आगे वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रहा है। ओके, लगा मींस हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बोला। चलो डन, बाकी है क्या लास्ट वाला? एंटरप्रेन्योर तक लिख लो, उसके बाद अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना आपको। हाँ तो लिख लो, फिर आगे करते हैं। ये हो गया है क्या कैपिटल वाला, गायत्री? वो नीचे का भी ले लो। अरे वो ज़्यादा जूम करूँगी ना तो आपको एक एक क्लियर नहीं होगा, इसीलिए। RWIP क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, ये जो आपका RWIP है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तुम्हारे का नाम है। मैक्स 86 पे जाता है, 86 से ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, हमेशा ना कभी भी नंबर्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, ठीक है। मतलब अच्छी बात है, लेकिन एकदम ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर्स कब तक काम आएंगे आपके, टिकट 12th में बहुत सारे ड्रॉपर्स मैंने, ये पेरेंट्स मतलब इतने भी नहीं ना कि आपके इतने कम आएंगे, 40 मतलब इतने, मतलब 80 आई थिंक, अगर 80-90 की कैटेगरी में आ रहा है तो इनफ है। मुझे तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं मतलब कि 91 आए, 96 आए, आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना नंबर्स के पीछे, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप रट रट के पढ़ रहे हो, पूरा रट रहे हो आप, एकदम वर्ड टू वर्ड रट रहे हो, और उससे अगर आपका 96 भी आ जाता है ना, तो मुझे लगता है वो मतलब उतना मतलब नहीं है वो चीज़ें। चलो कंप्लीट, चलो आ जाते अपने, हम कहाँ थे, हाँ ओके। तो ये अभी जो हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लियर है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक था कौन सा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है, 4 पार्ट्स में। क्या होगा आपका फर्स्ट पार्ट बताओ तो, प्रोडक्शन और एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। और चारों टॉपिक हमने लाइन टू लाइन देखे हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद आपका एक्सचेंज क्या होता है, और कंजम्पशन क्या होता है। ओके, प्रोडक्शन में हमने देखा कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? चलो ये जो भी हमने देखा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों आता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में? हाँ, बिकॉज जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट का जो बिहेवियर है, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो,
इन सभी का हम कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैं लैंड का स्टडी कर रही हूँ तो किस में करूँगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है क्या, क्योंकि हम इंडिविजुअल फैक्टर की बात कर रहे हैं। ओके चलो अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, चलो देखते हैं। सो अगर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है माइक्रो का मतलब, या तो हम लार्ज लेवल पे बात कर रहे हैं, एग्रीगेट में बात कर रहे हैं, और टोटल में बात कर रहे हैं। समझा क्या, मतलब जहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल स्मॉल लेवल में बात कर रहे थे, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज एग्रीगेट मीन्स होता है आपका टोटल, या हम टोटल की बात कर रहे हैं और लार्ज लेवल पे बात कर रहे हैं। क्लियर है, ओके उसके बाद क्या बोल रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है, किसकी स्टडी है, पूरा आपका स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमी को कंसिडर कर रहा है, जैसे कि आपका टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं ऐसे बोलूँगी क्या कि पुणे का एम्प्लॉयमेंट नहीं, मैं बात कर रही हूँ आपके इकोनॉमी लेवल पे, टोटल इकोनॉमी लेवल पे, तो मतलब मैं बोलूँगी इंडिया के एम्प्लॉयमेंट की, आपकी इंडिया की नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके जो आपका नेशनल आउटपुट है, मतलब इस साल में हमारी कंट्री में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना आउटपुट आया, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल कंजम्पशन कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, और एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। ओके जब हम एक फैक्टर के प्राइस की स्टडी करते हैं, जैसे मैं ये सिर्फ माइक के प्राइस की स्टडी कर रही हूँ तो मैं किस में करूँगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं। व्हाट इज मीन बाय जनरल प्राइस लेवल, दैट इज ओवरऑल मार्केट में आपका कितना इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आया है। ओके मार्केट में हर 5 साल चीज़ों में 5 साल में चेंज हम कंपेयर करते हैं ना, कि भाई 2020 में तो इस चीज़ का रेट इतना था, 2023 में बढ़ गया, मतलब मार्केट में कंटिन्यू क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है बताओ तो, जो प्राइस बढ़ रही है उसको ही। अच्छा तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस बढ़ने से मैं बोलूँगी क्या इन्फ्लेशन आ गया, एक चीज की वजह से उसके बाजू वाले चीजें हाँ मतलब ओवरऑल मार्केट में आपके बहुत सारी चीज़ों में कंटिन्यू प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेशन। क्लियर है, ओके सो माइक्रो का मीनिंग आपका क्या होगा, बोलो, लार्ज एग्रीगेट टोटल, माइक्रो का लार्ज एग्रीगेट टोटल, और माइक्रो की बात करते हैं तो हम किस लेवल में बात करते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल लेवल में। क्लियर, अगर बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, जिसमें हम टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, जितने भी है ये सारे फैक्टर्स की आपकी स्टडी करते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। ओके और इसका ग्रीक वर्ड क्या है बताओ तो, मैक्रोस, क्या होगा हमारा, सी की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, दैट इज मैक्रोस। ओके पर अगर बोलो, एग्जाम में गलती से मैक्रो की जगह ये वाला लिख दिया मैक्रोस, तो नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, आपको सिर्फ ग्रीक वर्ड में मेंशन करना है कि आपका मैक्रोज है, बाकी सारा जगह आपका यही चलेगा, मैक्रो मैक्रो। ओके पर अगर ऐसा लिखा है मैंने कुछ तो मैक्रो के बारे में, तो गलती से मैंने मैक्रोस लिख दिया हाँ हाँ, या फिर मैक्रो लिखा तो कटेंगे ना मार्क्स। ये अगर आप ये वर्ड यूज करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपको यही वर्ड यूज करना है, मैक्रो। ओके चलो ओके आते हैं केनार्ड बोल्डिंग की डेफिनेशंस में। क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटी। मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से डील करता है क्या, नहीं, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके जैसे अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूँ तो मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करूँगी कि मेरे कारण रोज़ की कितनी डिमांड है, रोजेस की कितनी डिमांड है, मैं बात करूँगी ओवरऑल लेवल पे फ्लावर्स की या रोज़ की कितनी डिमांड है। क्लियर है क्या, ओके एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब ये जो हम यहाँ पे इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं इसी का यहाँ पे क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। अगर आप एक ट्री की स्टडी कर रहे हो तो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओवरऑल उस फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हो तो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, फॉरेस्ट की स्टडी किस में करते हैं, मैक्रो में। ओके सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विद द एग्रीगेट, ओके नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, बट किससे बात करते हैं,
नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम नहीं आता है, नेशनल इनकम आता है। इंडिविजुअल प्राइस आता है क्या? नहीं। क्या आता है? जनरल प्राइस लेवल। इंडिविजुअल आउटपुट की बात करते हैं क्या? नहीं। कि मैंने कितना प्रोडक्शन किया या इस फर्म ने एबीसी लिमिटेड ने कितना प्रोडक्शन किया, ये सब माइक्रो में आएगा। ये सब माइक्रो में आएगा। और अगर नेशनल आउटपुट की बात करते हैं तो हमारा किस में आता है? मैक्रो में आता है। क्लियर है यहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक्स? चलो बताओ तो वन बाय वन क्या होगा, बताओ वर्णव, जो भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपको याद है बताओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद हिंदी इंग्लिश जैसे बोल सकते हो। हाँ बोलो, ऐसे कुछ नहीं कि आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, डायरेक्ट बोलो। माइक्रो इकोनॉमी एग्रीगेट से डील करता है, हाँ पॉपुलेशन से डील करता है, ओके उसमें मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, हाँ टोटल इनकम, यस टोटल आउटपुट, गुड उसके बारे में बात बात करते हैं। करते हैं। ओके और हाँ हाँ मैक्रो 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 MACRO मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ बताओ पूनम, गायत्री सॉरी आपके नाम में मुझे बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ गायत्री बोलो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताओ। सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है आपको, भले ही इंग्लिश में नहीं आ रहा है, हिंदी में बोलो, पर बोलो बताओ बताओ सोहम। नेशनल इनकम को टोटल इनकम क्या बोल सकते? हाँ बोल सकते हो टोटल, मतलब अगर टोटल इनकम मतलब ऐसे हो जाता है कि आपकी टोटल इनकम, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं नेशनल इनकम। बोलो सोहम। Macroeconomy is the word which was derived from a Greek word macros. गुड हाँ It deals with the overall population or the total population of the country, which is also Mhm. aggregate. एग्रीगेट ओके। चलो आपको सोचने का टाइम मिल रहा है गायत्री जब तक। बोलो विनीत। Macroeconomic deal with the large quantities हाँ instead of a individual. ओके It deals with overall national income instead of an individual इंडिविजुअल इनकम गुड macroeconomic deals uh, with overall general price level instead of a price instead of a particular Individual, price of हाँ. a commodity. ओके And microeconomics deals with इंडिविजुअल national output instead of the इंडिविजुअल आउटपुट ओके। बोलो गायत्री बोलो फास्ट। 10 बार लिख के आना है क्या घर से ये? हाँ क्या नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करूं तो ऐसे बोलो ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? लार्ज लेवल पे मीन्स क्या लार्ज वर्ड की स्टडी कर रहे हैं क्या? नहीं, जो भी हम जितने भी हमारे फैक्टर्स है ओके हम उसकी स्टडी कर रहे हैं लार्ज लेवल पे ओके। एग्रीगेट लेवल पे एग्रीगेट होता है आपका टोटल लेवल पे। कौन कौन से फैक्टर की स्टडी करेंगे कि इंडिया का टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है। अगर मैं बात करती हूँ 2023 में इंडिया का एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री की हमारी नेशनल इनकम कितनी हो रही है। क्या मैं मेरी इनकम की बात कर रही हूँ? मेरी इनकम की बात करूँगी तो किस में आएगा? इंडिविजुअल में। मैं बात कर रही हूँ कंपनी पूरे अपनी कंट्री के बारे में, सो वो हमारा नेशनल इनकम है। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये किस में आएगा? मैक्रो में ओके। ये एक साल में लोगों की कितनी टोटल लोगों के कितनी सेविंग्स हुई है, किस में आएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है गवर्नमेंट ने, किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। वही सब है आपका। सो उसके बाद जो आपकी डेफिनेशन दी है उन्होंने क्या बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल चीज़ों से डील नहीं करता है, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है नेशनल इनकम के, मतलब पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उनमें से जो जो लोग भी कमाते हैं उनकी इनकम कितनी है, एक साल में हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हुआ है। हम जो जीडीपी वगैरह पढ़ते हैं ना वो सब इसी में से कैलकुलेट होता है राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मैं इस पेन की प्राइस की स्टडी करूंगी तो इंडिविजुअल में। मैं ओवरऑल जनरल प्राइस मतलब जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है तो मैं किसकी स्टडी कर रही हूँ? जनरल प्राइस लेवल की ओके। तो वो आपका किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं सिर्फ एक लैंड फैक्टर की स्टडी कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ इस चश्मे का रेट क्या है तो ये इसकी स्टडी किस में आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगी ओके। हाँ आप कुछ बोल रहे हो, बोलो।
नहीं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस में आएगा? मैक्रो में आएगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है। ओके चलो, अब हमने क्या देखा? अभी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे हमने माइक्रो के बेसिक कंसेप्ट देखे थे, वैसे ही आपके मैक्रो के है। तो क्या आएगा इसमें? नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम? किसी कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की टोटल इनकम की हम बात की जाती है। क्यों करते हैं लोग? रिकामे हैं क्या बैठ के जो चेक करेंगे कि कंट्री की टोटल इनकम क्यों है, कितनी है? क्यों चेक करते हैं बताओ तो, या क्यों हम निकालते हैं? पोजीशन देखने, वेरी गुड। देखने के लिए। हाँ, और क्या कर सकते हैं हम? हाँ, और कंपेयर कर सकते हैं कि अगर पिछले साल कम हुआ है, इस साल ज़्यादा हुआ है, या पिछले साल तो ज़्यादा था, इस साल कम हुआ है, तो क्या रीजंस थे, राइट? या फिर तो हम डेवलपमेंट डेवलपमेंट चेक करने के लिए, दूसरी कंट्री के से कंपेयर करने के लिए, इसीलिए हम नेशनल इनकम का पता लगाते हैं। देखने के लिए। और नेशनल इनकम का पता क्यों लगाते हैं? कि हमें पता चले कि ये जो पूरी इनकम आई है, इसमें किस किस सेक्टर का कितना कितना कंट्री है, किस किस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है। हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर से सिर्फ इतना पैसा आ रहा है, सर्विस सेक्टर से। अभी आप देखोगे ना, तो अभी ट्रेंड में नेशनल इनकम में आपका सर्विस सेक्टर से बहुत पैसा आता है। ओके, सर्विस सेक्टर से। और कोई जो आपका दूसरा सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर से कितना आ रहा है, तो इन सब से कितना कितना पैसा आ रहा है वो कैसे पता चलता है हमें? जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। क्लियर है? चलो, मैम नेशनल इनकम एक हाँ। पर्टिकुलर ईयर का रहता है कि ओवरऑल मतलब कितने साल का है ऐसा? नहीं, एक साल का, एक पर्टिकुलर ईयर का। या अगर कंपनी या अगर कंट्री निकाल रही है, तो कंट्री हर साल क्यों निकालती है? ताकि वो कंपेयर कर सके कि पिछले साल कितना रेट हुआ था, तो इनकम कितनी थी। ये सब पॉलिसीज वगैरह इसी के बेस पे बनती, ताकि हम क्या कर सके? कंपेयर कर सके। तो लोगों ने जितना कमाया वो नेशनल इनकम में आएगा। हाँ, वो नेशनल इनकम में आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें लेस होती है, आगे हम देखेंगे। उसमें डायरेक्ट वो नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फिगर भी कैसे पता चलता, राइट? तो उसमें बहुत सारी चीजें लेस भी होती है। ओके चलो, अगर बात करते हैं इकोनॉमिक की लैंग्वेज में, तो क्या होगा नेशनल इनकम? नेशनल इनकम कैसे पता चलेगा? नेशनल इनकम आपका एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, वो नॉर्मली ईयर आपका एक साल का रहता है। अब मुझे बताओ, आपने प्रोडक्शन किया, आपने खेती की, ठीक है, आपने उसमें क्या किया? जो भी आपकी फसल, उसमें राइस हुआ, वो राइस आपके ओन कंजम्पशन में चला गया। ओके, जो आपने राइस उसमें किया, वो आपके ओन कंजम्पशन में चले गया, तो वो क्या नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, वो मॉनेटरी वैल्यू में ट्रांसफर होता है, उसी में आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया। तो आपका मॉनेटरी वैल्यू में जितनी भी चीज़ें मेजर होती है, वो आपकी जितनी भी फाइनल, मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ क्या? नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ क्या? नहीं। मैं बात कर रही हूँ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री में क्या हुए हैं? प्रोड्यूस हुए हैं। ओके, अगर आप बात करें नेशनल इनकम की, तो इसका आगे आई थिंक कभी नहीं है, 12th में आपको इसका पूरा चैप्टर है। ओके, तो नेशनल इनकम आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ओके, क्योंकि एक कंट्री की नेशनल इनकम निकालना, उसके बहुत अलग अलग मेथड्स है। जो चीज़ें आपको लगता है कि ये इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, वो इंक्लूड नहीं भी होती है। ओके, अगर आपने बोला ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ डबल रिपीट हो जाती है। ओके, हाँ बोला, आप कुछ बोल रहे थे? और अगर वो राइस हमने बेचा हाँ और बहुत लोगों ने वो राइस खरीदा, तो वो इसमें हाँ, तो वो नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन हमने ओन कंजम्पशन कर लिया, उससे इनकम, उससे तो नेशनल इनकम में कुछ अफेक्ट नहीं हुआ ना, कोई कंट्री नहीं हुआ उसका, तो वो इसमें नहीं आता है। ओके चलो, डेफिनेशन देखते हैं किसके अकॉर्डिंग। जो आपकी नेशनल इनकम कमेटी है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? अ नेशनल एस्टिमेट मेजर द वॉल्यूम। हाँ, मॉनिटरी जिसकी मनी के टर्म्स में वैल्यू हो। ओके, यहाँ पे मनी के टर्म्स में, मतलब जिसको आप, अगर इंडिया की बात करें, तो जिसको आप रुपीस के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ओके, सो जो हमारी डेफिनेशन दी है, किन्होंने दी है? नेशनल इनकम कमेटी ने दी है। क्या डेफिनेशन दी है? कि नेशनल इनकम, हमारा जो नेशनल एस्टिमेट है, क्या मेजर करता है? द वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। वो गिवन पीरियड आपका एक साल भी हो सकता है। हर डेफिनेशन में आपको डिफाइन नहीं किया होता है 1 ईयर, क्योंकि वो हमारे ऊपर रहता है कि हम कितना ईयर का टाइम ले रहे हैं, राइट? ओके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। क्या बोला इन्होंने? वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने जो फाइनल गुड्स बनाया, ठीक है, तो मैं बताती हूँ, जैसे ये चश्मा है, ठीक है,
अब कोई मतलब अगर इसका प्रोडक्शन एक जगह पे ना हो के, अगर ये तो लेंसकार्ट का है तो इसका एक जगह पे ही प्रोडक्शन हो रहा है, वरना बहुत से शॉप वाले क्या करते हैं, ये फ्रेम अलग आई है, ठीक है, तो ये जो फ्रेम जहाँ से आई है उसके लिए फाइनल गुड्स क्या होगा, फ्रेम होगी, फ्रेम होगी कि नहीं होगी। कोई फ्रेम बनाने वाली फैक्ट्री है, वो ऐसे अलग अलग फ्रेम बना रही है, तो उसके लिए तो फाइनल गुड्स क्या होगा, फ्रेम होगी। अब फिर ये चश्मा गया वापस दूसरी जगह जहाँ पे ये चश्मे का नंबर लग के कांच बन के ग्लास बन के तैयार होके आ रहा है, अब उसके लिए फाइनल गुड्स क्या होगा, जब इसमें ग्लासेस लग गए हैं, फाइबर लग गया है, इसमें नंबर्स के ग्लासेस लग गए, उसके बाद मतलब क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, सेम मटेरियल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हो सकता है एक बिजनेस के लिए जो फाइनल गुड्स है दूसरे बिजनेस के लिए वो रॉ मटेरियल का काम कर सकता है और करता ही है, ओके, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि वो विदाउट डुप्लीकेशन होना चाहिए। क्लियर है क्या। और नेशनल एस्टिमेट मेजर करता है, वॉल्यूम मतलब कितना क्वांटिटी है, ओके, वॉल्यूम मतलब उसका कितना वॉल्यूम है, कितने क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न आउट मतलब जो फाइनल हुआ है एक गिवन पीरियड में, और वो काउंट हम कैसे करेंगे, विदाउट डुप्लीकेशन। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। चलो फिर आगे का कल देखते हैं, अभी थोड़ा सा एसपी पढ़ते हैं। चश्मा का लेंस बदला वो सब डुप्लीकेशन में आएगा। नहीं नहीं, मेरा बोलना आपको ये है, अगर हम डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डबल होना, तो विदाउट डुप्लीकेशन मतलब हमें उसमें डबल डबल चीज़ें नहीं लानी है। तो मैंने बोला कि ये चश्मा बना एक बार, ओके, तो ये सिर्फ फ्रेम तैयार हुआ है, बाकी इसका ग्लास व्लास तो जब हम नंबर देते हैं तभी लगता है ना, तो ये फ्रेम तैयार होके ए कंपनी है, ए कंपनी से ये तैयार होके बी कंपनी के पास आया। अब बी कंपनी क्या कर रही है, लोगों का जो भी नंबर है, जो भी उसमें फाइबर लगा रही है वो कर रही है, उसके बाद ये उसको क्या कर रही है, कंज्यूमर को दे रही है, ओके। सो अगर मैं नेशनल इनकम में इसका भी लेती हूँ और इसका भी लेती हूँ, लेकिन चश्मा तो एक ही है ना, सेम है, तो अगर इसकी 2 बार एंट्री होगी तो ये क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। तो वो नेशनल इनकम कमेटी वाले का बोलना है कि हमें इसी को अगर 2 बार लेंगे तो चीज एक प्रोड्यूस हुई है, लेकिन अगर 2 बार लेंगे तो नेशनल इनकम ज्यादा दिखेगी ना, जबकि रियल में वैसा नहीं है, ओके। या अगर ये सिर्फ जैसे अगर हम बात करते हैं कार की, कार के पार्ट्स अलग अलग बन के आए हैं, ठीक है, उसको हम सिर्फ ज्वाइन करके असेंबल करके सेल कर रहे हैं, तो क्या मैं 2 बार लिखूंगी क्या, कार कितनी बन रही है, एक बन रही है, और उसके पार्ट्स अलग हुए, यहाँ पे सिर्फ असेंबल हुआ है। तो इसीलिए नेशनल इनकम में बात होती है कि फाइनल गुड्स की, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके, क्लियर है। पर अगर वो कार वाला किसी और कंपनी को देता है तो वो नहीं होगा नेशनल। हाँ, तो वो नेशनल इनकम क्यों नहीं होगा, नेशनल इनकम में वो आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने वहां से जो लिया है रॉ मटेरियल, हमने यहाँ से जो फाइनल गुड्स लिया है वही दूसरी के लिए क्या बन रहा है, रॉ मटेरियल है। तो नेशनल इनकम कमेटी का बोलना है कि ऐसे डुप्लीकेट को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, ओके। चलो आगे का कल करते हैं, ठीक है। नोटबुक मिल सकती है क्या चाहिए, क्या चाहिए नोटबुक, अरे कौन सा सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, यही मतलब ये तो कोई चलो स्टार्ट करते हैं एसपी। चलो